हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है कि जो आपको प्रश्न या जो सीडीपी से संबंधित श्रृंखला चल रही है, मॉडल पेपर आपको बताए जा रहे हैं, वो आपके समझ में आ रहे होंगे। आज इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज जो मॉडल पेपर 10वां मॉडल पेपर लेके आया हूं मैं। और आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन प्रश्नों के मॉडल पेपर की कठिनाई का स्तर बढ़ता जा रहा है। जहां से आपके प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं, कोशिश की जा रही है कि लगभग वही प्रश्न हो जो सीटीईटी की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। आज की जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण आने की संभावनाएं प्रश्न है। हाँ, मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप अक्षर सह वाले मत बनिए कि जो अक्षर क्वेश्चन में हो वही अक्षर एग्जाम में भी आए। आप मॉडल देखिए, तरीका देखिए, सिद्धांत देखिए, थ्योरी देखिए। आप जब तक उसको नहीं समझेंगे ना, तो आप सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है? स्पीड बढ़ाना। आप स्पीड बढ़े, लेकिन आप प्रश्नों को समझिए, क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, बार बार एक ही टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो प्रश्न परीक्षा पास करना आसान है, 90 नंबर ले आओगे, लेकिन आप उन नंबरों को गेन कैसे करोगे? ठीक है, तो आइए हम लोग बिना रुके आगे बढ़ते हैं। अगर आप वीडियोज में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और आप वीडियोज में कमेंट के माध्यम से अवश्य बताते चलिए, ठीक है, कि आपके प्रश्न में, आपके समझ में जो प्रश्न है वो आ रहे हैं, आपको उपयोगी साबित हो रहे हैं। ठीक है, आइए देरी न करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है, आज सीडीपी का मॉडल पेपर 10वां है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वर्ष कितने? 4 वर्ष। 4 वर्ष मतलब बच्चे की उम्र लगभग कितने? 9 साल। 4 वर्ष के बच्चे भाषा में तीव्र प्रगति करते हैं, जबकि 8 वर्ष के बच्चे तार्किक चिंतन में, है ना। मतलब 8 5 13 वर्ष का बच्चा और 9 वर्ष का बच्चा, दोनों में एक अंतर ये है कि 9 साल का बच्चा भाषा से संबंधित जानकारी बहुत तेजी से ग्रहण कर रहा है, लेकिन 13 साल का बच्चा क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है। सब जान रहे हैं कि जो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है वो चौथी अवस्था में बच्चा प्रवेश कर गया है। ठीक है, इसमें तीसरी अवस्था में है। तो जब बच्चा 8 वर्ष में, 8 वर्ष के बच्चे में तार्किक चिंतन में, यह विकास किस विशेषता को दर्शाता है? विकास की अवस्थाएं सभी बच्चों में समान होती हैं। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास सभी क्षेत्रों में एक समान गति से होता है। विकास विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न दरों पर होता है। अब आप सब जानते हैं कि विकास की अवस्थाएं सभी बच्चे में समान नहीं होती हैं। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान नहीं होता है। विकास सभी क्षेत्रों में एक समान गति से नहीं होता है। विकास विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न दरों पर होता है। इसका ऑप्शन नंबर घ या ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विकास जीवन भर चलता है, परंतु इसकी दर, विकास जीवन भर चलता है परंतु इसकी दर कभी तीव्र कभी मंद होती है। यह कथन किस पहलू को दर्शाता है? विकास की पूर्वानुमेयता एवं सार्वभौमिकता, विकास की असंतता एवं स्थिरता, विकास की निरंतरता एवं असमान गति, विकास की प्रतिवर्तिता एवं परिवर्तनशीलता। अब आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि विकास इस क्या कह रहा है कि परंतु कभी दर तीव्र होती है और कभी मंद होती है ना, लेकिन विकास क्या करता है? जीवन भर चलता रहता है। अब सब जानते हैं कि विकास कैसे चल रहा है? निरंतर चल रहा है, जीवन भर पर्यंत चल रहा है। लेकिन अब आप थोड़ा सा देखेंगे कि गति जो होती है वो कैसी होती है? असमान होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3, थांडाइक के प्रभाव का नियम के अनुसार, कौन सा? थांडाइक का जो प्रभाव का नियम है, थांडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिया है, 5 गौड़ नियम दिया है ना। उसमें से एक नियम में मुख्य है कौन सा? प्रभाव का नियम। तो प्रभाव के नियम के अनुसार अधिगम में सबसे दृढ़ संबंध कब बनता है? प्रतिक्रिया के बाद असंतोषजनक परिणाम मिलने पर। आपको क्या देखना है कि प्रभाव का नियम जो है वो कब, बच्चा कब प्रभावित होता है। ठीक है, सब मतलब कि अधिगम में सबसे दृढ़ संबंध कब बनता है? प्रतिक्रिया के बाद असंतोषजनक परिणाम मिलने पर? बिल्कुल नहीं।
प्रतिक्रिया के तुरंत बाद संतोषजनक परिणाम मिलने पर, प्रतिक्रिया के बाद कोई परिणाम न मिलने पर, प्रतिक्रिया के पहले चेतावनी या निर्देश मिलने पर। जब दृढ़ संबंध मजबूती की बात आती है, प्रभाव का नियम कब प्रभावित होता है, कब ज्यादातर इफेक्टिव होता है, वो क्या होता है कि प्रतिक्रिया के तुरंत बाद सकारात्मक परिणाम मिलने पर, प्रतिक्रिया के तुरंत बाद संतोषजनक या सकारात्मक परिणाम मिलने पर क्या होता है, सबसे ज्यादा मजबूत और प्रभावी होता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्किनर के सिद्धांत में। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? पहली बात तो स्किनर ने सिद्धांत दिया था कौन सा? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। कौन सा दिया है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत का जो नाम है क्रिया प्रसूत, कबूतर पर प्रयोग किया था। तो कह रहे इसमें नकारात्मक सुदृढ़ीकरण है ना और दंड में मूल अंतर क्या है? आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो, सुदृढ़ीकरण की बात आती है, सकारात्मक और नकारात्मक। कभी कभी होता है कि चीजें सही चीजों के लिए हो रही होती हैं, लेकिन हमें क्या लगता है? बुरा लगता है। कुछ चीजें सही कार्य के लिए हो रही होती हैं, लेकिन हमें बुरा लगता है। जैसे 1 मिनट में आप ध्यान दीजिए कि आप सो रहे हो और अलार्म बजे, और अलार्म बजने के बाद आपको इरिटेशन हो। आप 4 व्हीलर पर बैठें, गाड़ी में बैठें और सीट बेल्ट नहीं लगाएं, तो सीट बेल्ट के लिए बार बार तेजी से आवाज हो, आवाज आपको ब्लिंक करे कि मतलब आप सीट बेल्ट लगाइए। तो उसमें से जब आप सीट बेल्ट लगा लेते हैं, वो क्या है? नकारात्मक सुदृढ़ीकरण। और सीट बेल्ट लगा लेते हैं तो दंड से क्या होते हैं? बच जाते हैं, है ना। तो नकारात्मक सुदृढ़ीकरण व्यवहार को क्या करता है? बढ़ाता है। दंड क्या करता है? घटाता है। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण व्यवहार को घटाता है, दंड क्या करता है? बढ़ाता है। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण एवं दंड दोनों व्यवहार को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण एवं दंड दोनों को व्यवहार को क्या करते हैं? घटाते हैं। दोनों वाला तो होगा नहीं। अब इसमें से नकारात्मक सुदृढ़ीकरण व्यवहार को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण जैसे वही कि आप कार पर बैठे, सीट बेल्ट नहीं लगाए और वो आवाज करने लगे, मतलब वो आवाज करने से आपने सीट बेल्ट क्या कर लिया? पहन लिया। आप इसलिए आवाज पहने कि वो आवाज, आपने सीट बेल्ट इसलिए लगाया ना कि वो आवाज आपके कानों में चुभ रही थी, इस वजह से आपने किया। तो क्या है? नकारात्मक सुदृढ़ीकरण व्यवहार को क्या करता है? बढ़ाता है। और दंड क्या करता है? घटाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में भोजन से पहले, थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में भोजन से पहले बजाई गई घंटी क्या बन जाती है? अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप जब पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पढ़ेंगे, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें 2-3 चीजें पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ेंगे? उद्दीपक पढ़ेंगे, है ना। स्टिमुलस पढ़ेंगे, एक स्टिमुलस पढ़ेंगे, एक रिस्पांस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिस्पांस पढ़ेंगे। एक कंडीशनिंग और अनकंडीशनिंग पढ़ेंगे, है ना। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्टिमुलस क्या है, उद्दीपक क्या है, फिर उसमें कंडीशनिंग CS क्या है, UCS क्या है, CR क्या है, UCR क्या है। आपको 2-3 नाम देखने पड़ेंगे, UCR, CR, CS, UCS, है ना। आपको 3-4 नाम जब तक ये क्लियर नहीं होंगे, अनकंडीशनिंग, कंडीशनिंग, तब तक जाके आपको क्लियर होने वाला नहीं है। आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको थ्योरी को जाकर के पढ़ लीजिए, ठीक है। तो CS, तो अब ये क्या कह रहा है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में भोजन से पहले बजाई गई घंटी, मतलब अभी जब आपने उस प्रक्रिया को देखे होंगे कि पावलोव महोदय हैं, वो क्या करते हैं कि कुत्ते के गले में उसकी लार ग्रंथि पर ऑपरेशन करके एक नली अलग से लगा देते हैं, फिर एक पहली बार बेल बजाते हैं, फिर भोजन प्रस्तुत करते हैं। भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में जो लार आती है उसका वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और देखते हैं कि घंटी के साथ ही भोजन की लार कब बंध गया। पहले घंटी, फिर भोजन, फिर लार, घंटी, भोजन, लार। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि घंटी के तुरंत बाद लार निकल आती है, तो वो उसी को कंडीशनिंग अनकंडीशनिंग से कंडीशन में बांधना चाह रहे थे, है ना। तो कंडीशन क्या होगा, अनकंडीशन क्या होगा, प्राकृतिक नेचुरल क्या है, ये पॉइंट्स आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझसे बताइए, मैं वो चैप्टर आपको बताऊंगा, तैयार करूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि भोजन से पहले बजाई गई घंटी अननुकूलित प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं है, अननुकूलित उद्दीपक बिल्कुल नहीं है, वो क्या है? अनुकूलित उद्दीपक है। क्या है? अनुकूलित उद्दीपक है, कंडीशनड स्टिमुलस है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, थांडाइक के अभ्यास के नियम के अनुसार, थांडाइक ने मुख्य रूप से सीखने के 3 नियम दिया है।
प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम आप सब जानते हैं। तो अभ्यास के नियम के अनुसार पूछा जा रहा है कि सीखे गए कौशल को बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका, मतलब कि जो अभ्यास के माध्यम से आपने सीखा है और वो हमेशा बना रहे, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? कौशल को दूसरों को पढ़ाकर या समझाकर सिखाना, कौशल को एक बार सीखकर उसे भूल जाना, कौशल को लिखित रूप में दर्ज करके संग्रहित करना, कौशल का नियमित अभ्यास एवं पुनरावृत्ति करना। जब अभ्यास की बात है, जब नियमित अभ्यास करेंगे तो कौशल कभी भूलने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे के अनुसार एक ही अवस्था के भीतर, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, पियाजे के अनुसार एक ही अवस्था के भीतर समान कार्यों में अलग अलग समय पर महारत प्राप्त करना क्या कहलाता है? क्या वो आत्मसातीकरण समायोजन है, कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन है, कि संतुलन असंतुलन है, कि क्षैतिज विस्थापन है? अब आप जब देख रहे हो कि एक ही अवस्था, अब वो एक अवस्था कौन सी? जीन पियाजे की बात करेंगे हम तो 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, 11 से 15 साल। अब कह रहा है कि एक ही अवस्था, क्योंकि 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई है, जब 4 अवस्थाओं में कह रहा है कि एक ही अवस्था के भीतर, एक ही अवस्था के भीतर सीखी गई कितने समान कार्यों में अलग अलग समय पर महारत प्राप्त करना। जब समान अवस्था की बात आती है तो क्षैतिज चलता है। कैसे चलता है? क्षैतिज। और जब जो विशेषताएं सातवें मतलब कि दूसरे अवस्था की है और पहले अवस्था का बच्चा सीख ले, वो कैसा है? ऊर्ध्वाधर। और समान अवस्था में मतलब इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज विस्थापन। तो क्या है ये? क्षैतिज विस्थापन है। कि क्षैतिज विस्थापन में समान अवस्था में बच्चा, जैसे मान लो कि कंजर्वेशन भी सीखना है और रिवर्सिबिलिटी भी सीखना है, अब वो रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन दोनों एक साथ सीखना, ये क्या है? क्षैतिज विस्थापन है। ठीक है, इसका आंसर नंबर डी क्या है? सही है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8, वाइगोत्स्की के अनुसार मचान सबसे प्रभावी कब होता है? मचान, इसी को क्या बोलते हैं? पाढ़। इसी को क्या बोलते हैं? ढांचा। इसी को क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग, है ना? तो वाइगोत्स्की के अनुसार मचान सबसे प्रभावी कब होता है? आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्या कह रहा है कि जब सहायता स्थायी एवं अपरिवर्तनीय रूप से दी जाए। बिल्कुल नहीं। जब सहायता धीरे धीरे हटाई जाए तथा दक्षता बढ़े। जब सहायता अचानक एवं पूर्ण रूप से हटा दी जाए। बिल्कुल नहीं। जब सहायता केवल कार्य के अंत में प्रदान की जाए। बिल्कुल नहीं। वो कब का प्रभावित होती है? जब सहायता धीरे धीरे हटाई जाए और दक्षता बढ़ती जाए। मतलब कोई व्यक्ति सीखता जाए और जो नकल करने वाली कुंजी उसको हटा लिया जाए। जैसे होता है ना कि 1 से 10 तक तुम लिखना सीख गए तो 10 तक का जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसको हटा दिया जाए। 1 से 10 तक तुम अपने मन से लिखोगे, 11 से 20 तक के लिए मटेरियल मेरे पास उपलब्ध है। ठीक है, जैसे आप लोग बच्चों को कहते हो ना कि हाँ चलो ठीक है 1 से 10 तक तुम सुना दो और 11 से 20 तक देख देख करके सुना देना, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं कि जब धीरे धीरे हटाई जाए और दक्षता बच्चे की क्या हो? बढ़ती रहे। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल की जब बात आ रही है, पूर्व संक्रियात्मक बच्चों की एक आयामी चिंतन, कौन सी? एक आयामी, वन वे, है ना? कि सर्वोत्तम व्याख्या क्या है? मतलब एक आयामी चिंतन की व्याख्या क्या है? बच्चा समस्या को दूसरों के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। बिल्कुल नहीं। बच्चा समस्या के एक से अधिक पहलुओं पर ध्यान देता है। बिल्कुल नहीं। बच्चा समस्या के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। बच्चा समस्या के सभी पहलुओं को एक साथ देखता है। बच्चा समस्या के केवल एक ही पहलू पर ध्यान देना मतलब क्या है? एक ही पहलू पर ध्यान देना क्या है? एक आयामी चिंतन है। एक ही प्रकार से वो क्या करता है? सोच पाता है। जैसे जहां पर बच्चे को संरक्षण का अभाव होता है, क्या होता है? संरक्षण का अभाव। अब इस संरक्षण के अभाव में बच्चा एक ही पक्ष देख पाता है, या तो उसकी लंबाई देख लेता है या तो चौड़ाई देख लेता है, या तो उसका मात्रा देख लेता है या तो उसका आयतन देख लेता है। मतलब एक ही पक्ष देखेगा। उसे क्या कहते हैं? एक आयामी चिंतन। संरक्षण के अभाव में रिवर्सिबिलिटी में देखने को मिलती है कि जैसे 2 पक्ष हैं, दो किसी छड़ के 2 सिरे हैं, उसमें से एक ही सिरे को देखकर रिजल्ट निकाल लेता है, दूसरे तक वो नहीं पहुंच पाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों बच्चों को सक्रिय मानते हैं।
जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों बच्चे को क्या कहते हैं कि दोनों सीखने के लिए क्या है, सक्रिय हैं। जीन पियाजे तो मानते हैं कि जो छोटा बच्चा वो नन्हा वैज्ञानिक है, और वाइगोत्स्की मानते हैं कि जैसा समाज होगा, समाज से जो चीजें हो रही हैं उसको बच्चा चुपचाप क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। परंतु इन दोनों में मूल अंतर क्या है? पियाजे के अनुसार बच्चा अकेले अन्वेषण करता है, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संदर्भ में। पियाजे के अनुसार बच्चा सामाजिक है नहीं, पियाजे भाषा को महत्व देते नहीं है। पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों में कोई मूल अंतर नहीं, मूल अंतर है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि पियाजे के अनुसार बच्चा अकेले खोज करता है, इसीलिए तभी वो कहते हैं ना कि बच्चा खुद नन्हा वैज्ञानिक है, और वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संदर्भ में वो खोज करता है। इतना अंतर है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाइगोत्स्की के आंतरिकीकरण। क्या देखना है आपको? आंतरिकीकरण के बारे में, इंटरलाइजेशन की बात कर रहा है। किसकी? इंटरलाइजेशन, आंतरिकीकरण की बात कर रहा है। तो को सर्वोत्तम रूप से कब समझा जा सकता है? जब बच्चा किसी कार्य को बिना किसी सहायता के पूरा करे? बिल्कुल नहीं। जब बच्चा किसी कार्य को बार बार दोहराकर याद करे? बिल्कुल नहीं। जब बच्चा किसी कार्य को करने से पूर्ण रूप से इनकार कर दे? बिल्कुल नहीं। जब बच्चा कार्य करते हुए जोर से बोले, फिर फुसफुसाए, अंततः मौन हो जाए, उसे क्या कहते हैं? आंतरिकीकरण कहते हैं, इंटरलाइजेशन ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। कोहल वर्ग के चरण 5। अब आप लोगों ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा है, और जब आपने पढ़ा है तो चरण 5 मतलब तीसरी अवस्था है ना। कौन सा स्तर है? तीसरा। वो कौन सा? उत्तर पारंपरिक स्तर। कौन सा? उत्तर पारंपरिक स्तर में सामाजिक अनुबंध की बात करता है। इसमें निर्णय का आधार सबसे अधिक क्या होता है? अब आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि जब उत्तर पारंपरिक स्तर की बात आती है तो उसमें से लगता है कि जो समाज के बनाए गए नियम हैं, अगर उन नियमों की वजह से किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को नुकसान हो रहा है तो उन नियमों को बदला जा सकता है, नियमों को लचीले बनाया जा सकता है ना। 5वीं अवस्था में यही है। निर्णय का आधार सबसे अधिक क्या होता है? तो दंड से बचाव एवं पुरस्कार की तो पहली अवस्था है। दूसरा, व्यक्तिगत अधिकारों एवं सामाजिक कल्याण का संतुलन। बिल्कुल सही। इसमें व्यक्तिगत अधिकारों एवं का सामाजिक कल्याण का संतुलन मतलब अगर नियम कठोर हैं तो उन नियमों को बदला जा सकता है। व्यक्ति का हित होना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों या व्यक्तिगत हित के लिए नियमों को बदल देना चाहिए। कानून एवं सामाजिक व्यवस्था का निरपेक्ष पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का अनुसरण। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कौन सी? 6वीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था मतलब 12 से 18 वर्ष का प्रमुख संकट एवं अनुकूलन समाधान से विकसित गुण क्या है? अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या 12 से 18 साल के किशोरावस्था के बच्चे की सबसे प्रमुख समस्या क्या है, और उस समय कौन सा गुण विकसित होता है? क्या परिश्रम बनाम हीनता क्षमता है? बिल्कुल नहीं। अंतरंगता बनाम अलगाव मतलब प्रेम है? बिल्कुल नहीं। पहचान बनाम भूमिका? बिल्कुल सही। निष्ठा। इस समय बच्चे में जो होता है सबसे बड़ी समस्या क्या होती है किशोरावस्था में? कि पहचान बनाम भूमिका भ्रम होता है, जिसमें से कौन सा गुण विकसित होता है? निष्ठा विकसित होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। तत्परता बनाम अपराध बोध ये नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14। गार्डनर के सिद्धांत में अस्तित्ववादी बुद्धि। गार्डनर के सिद्धांत में अस्तित्ववादी बुद्धि किससे संबंधित है? जब अस्तित्ववादी बुद्धि की बात आ रही है, ये कौन सी बुद्धि है? 8वीं या 9वीं? अस्तित्ववादी बुद्धि कौन से नंबर की है? क्या 8वीं बुद्धि है कि 9वीं बुद्धि है? क्या इस बुद्धि को मान्यता मिली है कि नहीं मिली है? आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो शब्दों, भाषा एवं अभिव्यक्ति के कुशल उपयोग से? बिल्कुल नहीं। संख्याओं, पैटर्न एवं तार्किक, ये देखो भाषाई बुद्धि है गार्डनर की। ये कौन सी? तार्किक गणितीय बुद्धि है। ये कौन सी है? प्राकृतिक पर्यावरण, ये प्राकृतिक बुद्धि है। ये तीनों नहीं होंगी। ठीक है, ये जीवन, मृत्यु एवं अस्तित्व, इसके अस्तित्व के मूल प्रश्नों से? बिल्कुल सही। मतलब अस्तित्ववादी बुद्धि में जीवन, मूल एवं अस्तित्व की मतलब कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन क्या है, मोह क्या है, माया क्या है, ऐसे प्रश्न जिसमें आए, ऐसी विचारधारा जिसमें हो, उसे क्या कहते हैं? अस्तित्ववादी बुद्धि। क्या कहते हैं? अस्तित्ववादी बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है।
आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15। रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन के में उद्देश्य के संदर्भ में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कौन सा? रचनात्मक और योगात्मक, फॉर्मेटिव और समेटिव। जो मूल्यांकन है इसके उद्देश्य में संदर्भ में सबसे बड़ा अंतर क्या है? रचनात्मक फीडबैक एवं सुधार, योगात्मक उपलब्धि मानक एवं रिपोर्टिंग। बिल्कुल सही होगा, यही सही होगा। रचनात्मक अंक ग्रेड बिल्कुल नहीं, रचनात्मक तुलना एवं रैंकिंग बिल्कुल नहीं, रचनात्मक दंड एवं अनुशासन बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भी रचनात्मक आकलन का ही दूसरा पर्यायवाची रूप है। ये भी असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है रचनात्मक मूल्यांकन का ही दूसरा रूप है। शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या है? अंतिम ग्रेड एवं रैंकिंग का निर्धारण करना बिल्कुल नहीं, अधिगम की कठिनाइयों का निदान एवं तत्काल फीडबैक देना, छात्रों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का निर्णय लेना, छात्रों की पिछले वर्षों से तुलना करना। पिछले वर्षों से तुलना नहीं करना है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का निर्णय नहीं लेना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि अधिगम की कठिनाइयों का निदान करना एवं तत्काल फीडबैक देना, मतलब तत्काल सुधार के लिए अवसर देना। ये क्या है? अधिगम के लिए आकलन में शिक्षक की प्रमुख भूमिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर दो मूल्यांकन होते हैं। एक होता है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन और एक होता है मानक संदर्भित मूल्यांकन, या उसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं मापदंड संदर्भित मूल्यांकन। ठीक है, तो मानक संदर्भित ज्यादा पूछा जाता है, कहीं पर मापदंड आ जाए तो कोई बात नहीं। इन दोनों में पहले अंतर क्या है? अब जब बात आती है कि मानदंड संदर्भित मानक मूल्यांकन, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन से तात्पर्य है कि जिसमें छात्रों के आपस में तुलना की जाती हो। तुलना कैसे की जाती है? कि जब किसी संस्थान में एडमिशन के लिए कितनी रैंक आई, इतने रैंक तक का एडमिशन होना है, पहली रैंक किसकी है, दूसरी रैंक किसकी है, इसकी जब बात आती है तो इसको क्या कहते हैं? मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, है ना। लेकिन जब मानक दंड संदर्भित मूल्यांकन की बात होती है तो जैसे सीटीटी का एग्जाम है, सीटीटी का एग्जाम आप दे रहे हैं, मानक संदर्भित मूल्यांकन है कि सबको 90% 90 नंबर सही हो जाएंगे, 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, सब सीटीटी पास हो जाएंगे, पूरे भारत के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मैं पूरे भारत की दृष्टि से देख रहा हूं। अब ये नहीं कि कोई SC ST OBC जनरल ये कैटेगरी के आधार पर बात करे, फिर बात करें बिहार और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के लिए बात करें। मैं पूरे सेंटर की बात करता हूं कि अगर आप किसी भी राज्य के हो, किसी भी जाति के हो, अगर आपको पूरे सेंटर पर अपनी भागीदारी रखना है तो आपको 90 नंबर लाना है, तब जाकर के आप वहां के भागीदार हो पाएंगे। तो क्या है? मानक संदर्भित है कि मतलब कि 90 नंबर ले आओ, सब पास हो जाओ। ड्राइवरी लाइसेंस बनाना है, 5000 लोग एग्जाम दे रहे हैं और उसका मानक मान लो 60% है, 60% नंबर आ गए, सबके सब लाइसेंस बन जाएंगे। उसमें कोई ये नहीं छाटना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कुछ नहीं। लेकिन जब मानदंड संदर्भित मूल्यांकन आता है तो इसमें रैंक देखी जाती है, कौन किससे अच्छा है, छात्रों की तुलना आपस में होती है। ठीक है, तो कक्षा आधारित आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा बिल्कुल नहीं, अधिगम उद्देश्य आधारित मूल्यांकन परीक्षा बिल्कुल नहीं, प्रवेश परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा में बिल्कुल सही, IIT, नीट, JEE, शिक्षक भर्ती, जिसमें छात्रों के नंबरों के आधार पर उनको उठाया जाए। ऑप्शन नंबर बी सही, डी सी सही है। ठीक है, डी गलत है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 है, अच्छा यहीं पर रखा हुआ है, मापदंड संदर्भित मूल्यांकन। किस पर? मापदंड, क्राइटेरियन जिसको, है ना। एक क्राइटेरिया है, कितना ले आओगे, बाकी कोई समस्या नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताया मापक मानदंड संदर्भित, है ना। अब इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ पासिंग मार्क से मतलब है, आप इतने नंबर ले आइए, बाकी कोई मतलब नहीं है, आप सब पास हो जाएंगे, कोई इसमें वो नहीं है। तो अन्य छात्रों के प्रदर्शन एवं उनकी तुलना, अन्य छात्रों का प्रदर्शन एवं उनकी तुलना इसमें नहीं की जाती। वो किसमें की जाती है? मानदंड में, मापदंड में नहीं। पूर्व निर्धारित अधिगम उद्देश्यों मानकों पर, शिक्षक के व्यक्तिगत अनुभव मानदंडों पर बिल्कुल नहीं, पिछले वर्षों के परीक्षा परिणाम एवं आंकड़ों पर बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि जो पूर्व निर्धारित अधिगम उद्देश्य एवं मानक हैं, जैसे 150 में सीटीटी में सब लोग 90 नंबर ले आओगे, सबके सब क्या होगे? पास हो जाओगे। इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि कौन आगे है कौन पीछे है, सबने एक मानक लेकर के पास हो गए हैं। ऐसे ही डीएल में भी होता है, जब ड्राइवरी लाइसेंस बनता है उसमें भी जितने लोग एग्जाम देंगे सब क्या करेंगे? क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? इसकी विशेषता यही है। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 19,
यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, है ना, यूडीएल जिसको बोलते हैं। इसी को कहीं पर अगर शॉर्ट में लिखा मिल जाए यूडीएल, ये भी मिल सकता है, ठीक है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग के प्रत्यायन नेटवर्क। अब ये प्रत्यायन नेटवर्क क्या है? देखो, यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग के लिए 3 प्रक्रियाएं हैं। एक है प्रत्यायन, दूसरा है क्रियात्मक, क्या है, क्रियात्मक, और तीसरा है भावात्मक। क्या है? भावात्मक। जब प्रत्यायन नेटवर्क की बात आती है, पहला है प्रत्यायन नेटवर्क। प्रत्यायन नेटवर्क की बात आती है, इसमें आता है कि क्या सीखें, क्या आता है, क्या सीखें। क्रियात्मक में आता है कि कैसे सीखें, क्या करें, कैसे सीखें। और भावात्मक में आता है क्यों सीखें। जब सीखने की यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग का जो एक मॉडल है उसको 3 भागों में, प्रत्यायन, क्रियात्मक, भावात्मक। तो प्रत्यायन में क्या क्या सम्मिलित है ये पूछ रहा है, थोड़ा डिटेल पूछ लिया है, डीपली पूछ लिया, इसमें वही क्लियर कर पाएगा जिसकी थ्योरी क्या है, क्लियर है। तो अब क्या है उसमें, प्रत्यायन लर्निंग में क्या है कि छात्रों को अभिव्यक्ति के लिए विविध माध्यम जैसे लेखन, चित्र, मॉडल देना, बिल्कुल नहीं। छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार विषय वस्तु चुनने की स्वतंत्रता देना, बिल्कुल नहीं। सभी छात्रों को एक समान प्रारूप विषय वस्तु परीक्षा देना, बिल्कुल नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि विषय वस्तु को पाठ, ऑडियो एवं दृश्य जैसे विविध प्रारूपों में प्रस्तुत करना। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। क्योंकि प्रत्यायन नेटवर्क में यही होता है कि जो सामग्री है उसको विविध रूपों में, पाठों के रूप में, वीडियोज के रूप में, दृश्य सामग्री के रूप में प्रस्तुत करना, क्या सीखें उसको पूरा क्लियर करना होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। इसी ने अगर पूछ ले यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग में क्रियात्मक में क्या होता है, इसमें होता है कि कोई भी मैटर को कैसे सीखें। भावात्मक में किसी क्या होता है कि क्यों सीखें। ये यूडीएल से संबंधित जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, पोर्टफोलियो मूल्यांकन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। अब आप देखते हैं कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें एक नाम आता है पोर्टफोलियो का। और पोर्टफोलियो एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें बच्चे की प्रगति रिपोर्ट पूरी होती है कि बच्चे ने कब सीखा, क्या सीखा, कैसे सीखा, कहाँ कठिनाई आई, कितनी कठिनाई आई, कैसे कठिनाई आई, उस कठिनाई से कैसे निकला, किस उम्र में निकला, कितनी बार में निकला, मतलब पूरा ब्यौरा पोर्टफोलियो में रखा होता है। तो पोर्टफोलियो में क्या है, यह केवल अंतिम परिणाम में उपलब्धि पर केंद्रित होता है, बिल्कुल नहीं। यह प्रगति, प्रयास एवं विचार प्रक्रिया को समय समय पर दर्शाता है, बिल्कुल सही। यह केवल मौखिक प्रतिक्रिया, बिल्कुल नहीं। यह केवल लिखित प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 21, यदि आपको स्कूल में, मान लो कि आपका स्कूल लोकतांत्रिक हो चुका है, कैसा हो चुका, लोकतांत्रिक, कोई भी नियम बनने से पहले आपकी राय ली जाती है, और आपकी राय ली जा रही है कि यदि आपको स्कूल में नया नियम बनाने का अधिकार मिले तो वह क्या होगा और क्यों होगा। अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो यह प्रश्न किस क्षमता का आकलन करता है। तथ्यात्मक स्मरण, बिल्कुल नहीं। रचनात्मकता, कारण तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, बिल्कुल सही। शब्द ज्ञान, बिल्कुल नहीं। लेखन गति, बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि जिसमें आपको ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या हो, क्यों हो, कैसे हो। अगर सोचो कि अभी तुम्हें क्लास टीचर की बातें बुरी लग रही हैं और तुमसे पूछा जाए कि अगर तुम क्लास टीचर होते तब लगता कि नहीं, तब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या तुम पोस्ट पर हो, तब नहीं, वो गलत है। तो मतलब कोई विचारधारा हो सकती है, इसलिए इसमें रचनात्मकता होती है, कारण तर्क होते हैं, विश्लेषणात्मक क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है अवलोकन मूल्यांकन का एक प्राकृतिक उपकरण क्यों है। कौन सा, अवलोकन। इसको मूल्यांकन का प्राकृतिक उपकरण माना जाता है, क्यों, क्योंकि यह वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से व्यवहार का मूल्यांकन करता है। यह कृत्रिम परिस्थितियां, बिल्कुल नहीं। यह केवल लिखित, बिल्कुल नहीं। यह केवल मौखिक, बिल्कुल नहीं। जब वो अवलोकन की बात आती है तो कैसी, और वास्तविक जीवन की, मतलब कि आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, चाहे आप खेल के क्षेत्र में हो, स्टडी रूम में हो, क्लास रूम में हो, घर में हो, परिवार में हो, बाहर हो, मेले में हो, कहीं पर भी हो, आपके व्यवहार का अवलोकन एकदम प्राकृतिक रूप से, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक तय करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 23,
बहुभाषाई कक्षा में शिक्षक को भाषाई विविधता को किस रूप में देखना चाहिए? है ना, एक क्लास बहुभाषी कक्षा है, हालांकि लोकल क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती। सेंट्रल क्षेत्र अगर दिल्ली चले जाओगे तो वहां के स्कूलों में बहुभाषाई कक्षा देखने को मिलेगी। बहुभाषाई कक्षा से तात्पर्य होता है कि ऐसी क्लास में से जिसमें से बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले बच्चे क्या हैं, बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रीय विविधता के कारण एक ही भाषा को बोलने वाले लोग ज्यादातर मिल जाते हैं। तो बहुभाषी विविधता कक्षा में शिक्षक को भाषाई विविधता को किस रूप में देखना चाहिए? अधिगम में बाधा? बिल्कुल नहीं। एक समस्या? बिल्कुल नहीं। अधिगम का एक संसाधन एवं साधन? बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन नंबर डी सी सही है, बाकी डी भी क्या है, गलत है। क्योंकि शिक्षक को विविध प्रकार की भाषाओं को एक संसाधन समझना चाहिए, ना कि समस्या। ठीक है, कैसे समझना चाहिए अगर आपको जरूरत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, समावेशी कक्षा में सार्वभौमिक डिजाइन, जो भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यूडीएल पढ़ रहे थे ना, तो ये किसकी बात कर रहा है कि समावेशी कक्षा की बात कर रहा है कि सार्वभौमिक डिजाइन का सिद्धांत क्या हो सकता है, क्या कहता है कि सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम, विधियां एवं मूल्यांकन होना चाहिए, कि केवल दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था सुविधा होनी चाहिए, कि दिव्यांग बच्चों में अलग कक्षा में अलग शिक्षा दिया जाना चाहिए, कि पाठ्यक्रम, विधियां, मूल्यांकन सभी बच्चों के लिए उपयोगी होनी चाहिए। जब यूडीएल की बात आती है तो कहता है कि सभी बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम है, विधियां है, मूल्यांकन है, ये सब किसके लिए? सभी बच्चों के लिए उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए समान होना जरूरी नहीं है, उपयोगी होना क्या है, बहुत जरूरी है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि का बच्चा, कैसा? निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि मतलब गरीब घर का बच्चा। कैसे निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि मतलब गरीब घर का बच्चा कक्षा में कम प्रश्न पूछता है, तो शिक्षक को सबसे पहले क्या समझना चाहिए? बच्चा कम बुद्धिमान है क्योंकि गरीब है, या उसके अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। बच्चा शिक्षक से भयभीत है एवं उससे प्रोत्साहन की आवश्यकता है। बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रश्न पूछने के अवसरों को प्रभावित करती है, या बच्चा आलसी है। अब यहाँ पर जब बात आएगी आर्थिक पृष्ठभूमि की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि जो बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि है ना, तो बच्चे के प्रश्न पूछने के अवसरों को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26। लिंग संवेदनशील कक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? लिंग संवेदनशील कक्षा से तात्पर्य है, लिंग संवेदनशील से तात्पर्य है कि किसी विशेष जेंडर के बारे में कोई बातचीत नहीं हो, जिस क्लास में सारे जेंडर बराबर हो, सबको महत्वपूर्ण स्थान मिले, उसे क्या कहते हैं? लिंग संवेदनशील क्लास। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग गतिविधियां नहीं, लड़कियों को नाजुक एवं लड़कों को मजबूत। बिल्कुल, ये सब जेंडर को क्या कर रहे हैं? मजबूत कर रहे हैं। जेंडर मजबूत कैसे कर रहे हैं कि जो पूर्वाग्रह है ना वो मजबूत हो रहा है। लैंगिक मुद्दों पर चर्चा पूर्ण रूप से बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं, चर्चा करनी चाहिए। सभी को समान अवसर मिले, लिंग तटस्थ भाषा एवं रूढ़ियों को चुनौती देने वाली गतिविधियां हो। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दिव्यांग बच्चे को समावेशी कक्षा में सबसे अधिक सहायता किस रूप में मिलनी चाहिए? अगर एक क्लास में कोई दिव्यांग बच्चा है, कैसा है? दिव्यांग बच्चा है, तो एक समावेशी क्लास अगर है तो उसमें सबसे अधिक सहायता किस रूप में मिलनी चाहिए? अलग अलग शिक्षक, अलग अलग कक्षा, अलग अलग समय? बिल्कुल नहीं, तो फिर समावेशी क्लास ही नहीं होगी। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन में उचित समायोजन, अन्य बच्चों से अलग बैठना? बिल्कुल नहीं। केवल खेल गतिविधि? बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि जो पाठ्यक्रम होगा, शिक्षण विधियां होंगी, मूल्यांकन प्रक्रिया होगी, उसमें सबको उचित समायोजन मिलना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? है ना, इसको सांस्कृतिक विविधता को संस्कृति निरपेक्ष शिक्षा देनी चाहिए, हम किसी संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए। नहीं, कोई ना कोई संस्कृति तो होगी, विद्यालय की संस्कृति होगी। केवल बहुसंख्यक एवं प्रमुख संस्कृति को ही महत्व देना? बिल्कुल नहीं। संस्कृतियों के बीच तुलना करनी चाहिए, श्रेष्ठता निर्धारित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। विविध संस्कृतियों को सम्मान देना चाहिए एवं अधिगम संसाधन बनाना चाहिए? बिल्कुल सही, मतलब कि संसाधन अधिगम को जो है संसाधन बनाना चाहिए किसका? संस्कृति का। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ठीक है,
आगे बढ़ें। आज की श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक विविधता वाली कक्षा में, अब सामाजिक आर्थिक विविधता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SES, है ना। सामाजिक आर्थिक विविधता वाली कक्षा में शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर किसी क्लास में कोई बच्चा बहुत गरीब घर से है, कोई बच्चा बहुत अमीर घर से है, कोई बच्चा बहुत मध्यम वर्ग से है, इसको बोलते हैं सामाजिक आर्थिक विविधता। इस क्लास में शिक्षक को क्या करना है कि सभी बच्चों को एक समान सामग्री एवं संसाधन प्रदान करना पॉसिबल नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों पर अतिरिक्त ध्यान देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तकों में निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्धारित करना बिल्कुल नहीं। प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि को समझना एवं संवेदनशीलता दिखाना, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। और आज की श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है 29। अगर आप चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि आंसर वही बताइए बिना नकल किए हुए, बिना गूगल सर्च किए हुए, ठीक है। अगर आपको पता है तो बिना गूगल सर्च किए, बिना ऑप्शन देखे, बिना कुछ देखे, इससे यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस ढंग की है। आप अभी कमेंट कीजिए, ठीक है। अब आपके इसका उत्तर आगे बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप एक बार देखिए कि क्या सही है कि नहीं है। या आप चाहें तो यहीं पर वीडियो को पुश कर लीजिए, पहले आंसर दीजिए, फिर आगे देखिए कि मैंने इसका आंसर क्या दिया है। NEP 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पढ़ना लिखना में बुनियादी अंक ज्ञान सिखाना? बिल्कुल नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारियों में अभ्यास कराना? बिल्कुल नहीं। खेल आधारित अनुभवात्मक एवं समग्र विकास करना? व्याकरण एवं गणित के सूत्रों को रटवाना? अब क्या कह रहा है कि NEP 2020 प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष में क्या है, खेल आधारित गतिविधियां हो, अनुभवात्मक गतिविधियां हो और बच्चे के समग्र विकास पर फोकस किया जाए। यही क्या है, NEP 2020 का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। तो आप लोगों ने देखा आज की 30 महत्वपूर्ण इस प्रकार से थे, और आगे आने वाली जो श्रृंखलाएं हैं उसमें से फिर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। लेकिन उम्मीद है कि आगे आने वाली क्लासों के साथ दो वीडियो हो जाएंगे, एक CDP का भी आएगा और दूसरा EVS का भी आएगा, ठीक है। आप वीडियोज में बने थे, आपके लिए धन्यवाद, थैंक यू।